हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 जो कक्षा 7 के लिए है। इसमें हमारा अध्याय है 3 जिसका नाम है हिमालय की बेटियां, जो श्री नागार्जुन द्वारा लिखा गया एक लेख है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा समझा। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। तो देखिए, बढ़ते हैं अपने अभ्यास कार्य की तरफ। लेख से प्रश्न होते हैं वो देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन रूपों में देखते हैं? उत्तर देखिएगा। नदियों को मां स्वरूप तो माना गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। नदियों को मां स्वरूप क्यों माना गया है? जिस प्रकार से मां अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से नदियां भी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। न बच्चे कौन है? जो इंसान है, जो जीव है, जो जंतु है, उनके लिए नदियां मां स्वरूप है। कैसे हैं? नदियों में जो पानी होता है, पानी के बगैर तो हम जिंदा रह नहीं सकते। तो जो पानी नदियां हमें पानी देती हैं, वो हमारे पीने के, नहाने के, खाने के सब काम आता है। ठीक है, तो इसीलिए नदियों को मां स्वरूप बताया गया है। ठीक है, और लेखक ने उन्हें बेटियां भी बताया है, प्रेयसी के रूप में भी लिया है, बहन के रूप में भी लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ने अलग 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 रिश्तों में नदियों को बांधा है। ठीक है, आगे देखिएगा। प्रश्न नंबर 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? उत्तर देखिएगा इसका। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच में अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं, मतलब जो सहायक नदियां होती हैं उनकी बात की गई है यहाँ पे। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदियां बनी है। ये नदियां कैसे बनी है? ये नदियां हिमालय पर्वत की जो बर्फ पिघलती है उससे ये नदियां बनी है। ठीक है, ये नदियां सुंदर और लुभावनी लगती हैं। मतलब ये नदियां जब हिमालय पर्वत में होती हैं तो कैसी लगती हैं? बड़ी ही चंचल, बड़ी ही मतलब खुशहाल दिखती हैं, परंतु जब ये मैदानों में पहुंच जाती हैं तो बड़ी विशालकाय हो जाती हैं। ठीक है, और शांत भी हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? क्यों कहा है काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता? देखिएगा, उत्तर उत्तर देखिएगा इसका। जल ही जीवन है। जल क्या है? जीवन है। जल के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं वो जल से ही जीवित है। ठीक है, तो इसलिए जल को क्या कहा गया है? जल को जीवन कहा गया है। ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ठीक है, ये नदियां लोगों के लिए कल्याणकारी एवं माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियां गांव और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती रही हैं। जो गांव और शहरों की गंदगी है वो ये नदियां बहाकर ले जाती है, जो सही नहीं है। नदियों में हमें गंदगी वगैरह नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि नदियों का पानी हर जगह काम आता है। नहाने के, पीने के, खाने में हम प्रयोग करते हैं, तो इन नदियों को हमें गंदा नहीं करना चाहिए। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। जो इन नदियों का जल होता है वो बहुत मीठा होता है, और जो भूमि की जो उपजाऊ शक्ति होती है उसको बढ़ाने में इस पानी का बहुत योगदान होता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे कि बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। किसने पूरा सहयोग दिया है? नदियों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे जो नदियों का पानी है वो बिजली बनाने के काम भी आता है, सिंचाई के काम भी आता है। मतलब इन नदियों का पूरा सहयोग रहा है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों आदि के लिए भी बहुत जरूरी होता है। जो पानी है नदियों का वो सबके लिए जरूरी होता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी हो। ठीक है, इस प्रकार नदियां हमारे लिए कल्याणकारी हैं। तो इस पता चल गया आपको नदियां कल्याणकारी कैसे हैं। ठीक है, यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोक माता कहा है। लोक माता मतलब सबकी माता कहा है। ठीक है, आगे देखिएगा। प्रश्न नंबर 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। भूरी भूरी मतलब इनकी बहुत प्रशंसा
की है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की जो यात्रा की लेखक ने, प्रश्न को हम दोबारा से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। हिमालय की जो यात्रा की लेखक ने यात्रा करते समय किन किन की प्रशंसा की है, यहाँ पे देखिएगा। हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों, महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मतलब बहुत प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा मतलब बहुत प्रशंसा की है उनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। इसमें यह लेख 1947 में लिखा गया था। यह लेख 1947 यानी कि 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या क्या बदलाव आए हैं। 1947 के बाद से आज तक नदियां उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। प्रदूषण का शिकार हो चुकी हो तो आपको भी पता है, नदी के किनारे पर क्या लगा होता है, फैक्ट्रियां, कंपनियां, ये सब लगी होती हैं। तो इनका जो गंदगी है वो इन नदियों में बहती है, तो इस प्रकार से नदियां प्रदूषित हो रही हैं। अब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षाओं के कारण नदी के जल की गुणवत्ता भी भारी कमी आई है। अब नदियों की जो जनसंख्या वृद्धि के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण, मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षा के कारण नदी की जो जल की जो गुणवत्ता है उसमें भारी कमी आई है। मतलब अब नदियों का जल स्वच्छ और साफ नहीं रहा है। निरंतर प्रदूषण के बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई, जो कि मानव अहितकारी है, जो मानव के लिए सही नहीं है, मानव के हित में नहीं है कि जगह जगह पर बिजली बनाने के लिए बांध बनाए गए हैं, तो जल के प्रवाह में न्यूनता आ गई है, जल का प्रवाह कम हो गया है, जो मानव के लिए हितकारी नहीं है, जो मानव के लिए लाभकारी नहीं है। गंगा जल की पवित्रता समाप्त हो चुकी है। गंगा जल की पवित्रता कैसे समाप्त हो गई है? क्योंकि उसमें गंदगी बहती है। मतलब लोग कुछ भी डाल देते हैं उसमें, कूड़ा कचरा सब डाल देते हैं, तो इससे क्या हो गया, गंगा जल की पवित्रता अब समाप्त हो चुकी है। ठीक है, ये 1947 से लेके आज तक ये सब नदियों में बदलाव हुए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 4। अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। हिमालय पर्वत पर देवात्माओं का वास माना जाता है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसीलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। क्योंकि हिमालय पर क्या करते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं वो सब क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, तो इसीलिए कालिदास ने हिमालय पर्वत को क्या माना है, देवात्मा माना है। और हिमालय पर्वत पर ही देवताओं का वास माना गया है। ठीक है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं और आप अपने संस्कृत के शिक्षक से पूछ भी सकते हैं कि हिमालय पर्वत को देवात्मा क्यों कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अनुमान और कल्पना से कुछ प्रश्न हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 1। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। ठीक है, देखिएगा उत्तर इसका। लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। क्या कहा है? हिमालय की बेटियां कहा है, क्योंकि यह नदियों का उद्गम स्थल है, जहां से नदियां निकलती। उद्गम स्थल क्या होता है? जहां से नदियां निकलती हैं। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत क्या है? नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है, पर हम उन्हें मां समान ही कहना चाहेंगे, क्योंकि वे हमें तथा धरती को जल प्रदान करती हैं। क्योंकि वो हमें क्या देती हैं? जल देती हैं, धरती को भी जल देती हैं, सभी जीव जंतुओं को जल देती हैं। हमारी प्यास बुझाने के साथ साथ खेतों की भी प्यास बुझाती हैं। एक सच्चे माँ एवं मित्र के रूप में नदियां हमारी सदैव हितैषी रही हैं और उन्होंने भलाई की है। मतलब नदियों ने क्या की है? भलाई की है। नदियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, पर वे अपर्याप्त है। मतलब वो सही, मतलब प्रयास तो कर रही है, मतलब वो पूरे प्रयास नहीं है। मतलब वो प्रयास कम किए जा रहे हैं, उन पर कम ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, उनमें दिखावा अधिक है। जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें दिखावा अधिक है और जो वास्तविकता है वो कम है। अभी तक उनमें गिरने वाले कारखानों के कचरे को रोका नहीं जा सका।
फिर भी नदियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई योजनाएं बनाई जाती रही हैं जो निम्न है। क्या क्या योजनाएं बनाई जाती हैं देखना। नदियों के जल को प्रदूषण से बचाना, बहाव को सही दिशा देना, अधिक नहरों के निर्माण पर रोक लगाना, जल का कटाव रोकना, नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था करना आदि। परंतु आज इस बात की आवश्यकता है कि शीघ्रता से इन योजनाओं को लागू कर दिया जाए। नदियों के सफाई की उचित व्यवस्था की जाए, उनमें कचरे फेंकने पर रोक लगाई जाए, कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल, रसायन और शव प्रवाहित करने पर रोक लगाई जाए। अतः नदियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए जन चेतना जगानी होगी, सरकार को भी कड़े उपाय करने होंगे। मतलब अगर नदियों के जल को प्रदूषित होने से बचाना है तो हमें इन सब पर ध्यान देना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए। इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध भी लिखना है। ठीक है, सभी विद्यार्थी मिलकर चर्चा कीजिए। चर्चा हेतु संकेत बिंदु, मतलब इस पर इन सब पर आपको चर्चा करनी है और इस चर्चा के बाद क्या करना है, एक छोटा सा निबंध भी लिखना है नदियों के ऊपर। चर्चा किस बात पर होगी? जल प्राप्ति पर, बांध बनाने पर, वर्षा में सहायक, सिंचाई में सहायक, आवागमन हेतु सहायक, बिजली बनाना। मतलब इन सब टॉपिक पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, और एक छोटा सा निबंध लिखना है। नदियां हमारे जीवन का आधार है। नदियां क्या है? हमारे जीवन का आधार है। हमारा जो पूरा जीवन है वो नदियों पर ही टिका हुआ है। नदियों से जो जल हमें प्राप्त होता है उस पर टिका हुआ है। ठीक है, बर्फीले पहाड़ों से अस्तित्व प्राप्त कर धरती के धरातल पर बहती हुई नदियां अपना सुधा रस रूपी जल असंख्य प्राणियों को प्रदान करती हैं। मतलब जो बर्फीली पहाड़ियों से निकलकर जो नदियां क्या करती हैं, अपना जो जल है वो असंख्य प्राणियों को प्रदान करती हैं, जीव जंतु को प्रदान करती हैं, पेड़ पौधों को प्रदान करती हैं। ठीक है, प्राणी मात्र की प्यास बुझाने के अतिरिक्त नदियां धरती को उपजाऊ भी बनाती हैं, आवागमन का साधन भी है। मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह पर भी नदियों के माध्यम से जा सकते हैं। इन पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। हमारे अधिकतर जो तीर्थ स्थल हैं वो भी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इसी कारण नदियां पूजनीय हैं। ठीक है, नदियों से हमें धरती हेतु उपजाऊ पदार्थ प्राप्त होते हैं। जो धरती है वो नदियों से हमें क्या मिलता है? उपजाऊ। जो जहां पर नदियां बहती होती है ना, वहां की धरती बहुत उपजाऊ होती है। ये वनों को सींचती है, वर्षा लाने में सहायक होती है, अनगिनत जीव इनसे जीवन पाते हैं। नदियों के किनारे गांव का बसेरा पाया जाता है। गांव के लोग अपनी छोटी बड़ी सभी आवश्यकताएं जैसे सिंचाई करने, पानी पीने, कपड़े धोने, नहाने, जानवरों हेतु नदियों का जल ही प्रयोग करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि नदियां हमारी संस्कृति की पहचान है। इन्हें दूषित नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर है, इन्हीं पर टिका हुआ है। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे लिखना है एक निबंध? ऐसे ही आपको एक निबंध अपने भाषा में लिखना है। ठीक है, अब हम करते हैं भाषा की बात। देखिएगा, आपने बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। संभ्रांत महिला एक मतलब जो सयानी महिला होती है, जो एकदम से मतलब थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, जो 40-50 वर्ष के बीच की महिला होती है उसको संभ्रांत महिला बोली जाती है, जो शांत रहती है। ठीक है, माँ और दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकाल कर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। ठीक है, उत्तर देखिएगा इसका। अन्य पाठों से जो वाक्य लिए गए हैं उनको देखिएगा। लाल किरण सी चोंच खोलकर चुभते तारक अनार के दाने, ये भी पढ़ा था हमने। ठीक है, किसमें पढ़ा था बताइएगा? उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। सागर की हिलोरों की भांति उसका एक यह मादक स्वर गली भर के मकानों में उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। ठीक है, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालुशाएं रख दी गई हों। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी माजोरी के लिए ही कही जाएंगी। ठीक है, ये जो लिए गए हैं, ये जो अन्य पाठों से ये वाक्य लिए गए हैं जिनमें क्या है, तुलनात्मक
तुलनात्मकता का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा। पाठ में इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। तो हम पाठ में से ढूंढते हैं, देखिएगा ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले पढ़ा था। पाठ के से अन्य उदाहरण संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती है। उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी भाव भंगी एवं यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदानों में पहुंचकर। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं को रूप का जो रूप होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका मन अतृप्त ही है तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। मतलब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती हैं। लेखक इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं। तो हम ये यहाँ जो ये शब्द हैं, इन जो ये वाक्य हैं, इन वाक्यों का इस पाठ में इन वाक्यों को प्रयोग किया गया है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य संज्ञा का मिलान कीजिए। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है विशेषण, यहाँ पे लिखा हुआ है विशेष्य और विशेषण और विशेष्य। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ जैसे संभ्रांत, आपको यहाँ पे मिलाना है। हम इसका सीधा उत्तर ही पढ़ लेते हैं। देखिएगा, विशेषण क्या है? संभ्रांत। और महिला क्या है? विशेष्य। मतलब विशेष्य क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए। ठीक है, जो किसी शब्द की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, और विशेषण जो कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताए। संज्ञा शब्द क्या होता है? जैसे यहाँ पे महिला क्या है? एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो विशेष्य क्या हुआ? वो महिला हुई, और जो उसकी विशेषता है वो क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया। ठीक है, इसमें देखिए, आंगन, समतल आंगन, मूसलाधार वर्षा, चंचल नदियां, घना जंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जो और शब्द होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है, जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम में लिखिए। सबसे पहले तो आप बताइए कि समास क्या होता है। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब इकट्ठा करके लिखना। ठीक है, हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हिंदी में समास कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे द्वंद्व समास के बारे में बताया गया है, जिसमें और शब्द का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे राजा रानी में और शब्द का लोप है। ठीक है, जैसे राजा रानी, राजा और रानी, ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, जैसे छोटी बड़ी, छोटी और बड़ी, भाव भंगी, भाव और भंगी, माँ बाप, माँ और बाप, ये कौन सा समास है? ये द्वंद्व समास है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता, मतलब दीन होता है। हाँ, नदी को जब उल्टा लिखेंगे, जैसे न दी, दी आगे आ जाएगा, न पीछे चला जाएगा, तो क्या बन गया? दीन बन गया। ठीक है, जिसका अर्थ होता है गरीब। ठीक है, आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाएं। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी, दीन। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। देखिए आगे, जैसे रात तार, इनका देखिए, रात तार, जाता यानी ताजा। ठीक है, भला यानी लाभ, राही हीरा, नव वन, नमी मीन, नशा शान, लाल लैला।
ठीक है, लाल लला। आगे समझ में आपको, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं, जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती नदी। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर उन नामों के अन्य रूप लिखिए। सतलुज, रोपड़, झेलम, चिनाब, अजमेर, बनारस। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं, सतलुज नदी को पहले क्या कहा जाता था? शतद्रुम। ठीक है, रोपड़ रूपपुर, झेलम वितस्ता। ठीक है, जो ये रोपड़ जगह का नाम है, इसको पहले क्या कहा जाता था? रूपपुर। ठीक है, झेलम को क्या कहा जाता था? वितस्ता नदी। ठीक है, चिनाब नदी को विपाशा, अजमेर को अजय मेरू, बनारस को वाराणसी। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 7। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपरोक्त पंक्तियों में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसीलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। ठीक है, इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। ठीक है, दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3-3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। अब हमें करना है इनका विश्लेषण। आगे देखिएगा। बापू को कौन नहीं जानता, ये वाक्य है। यहाँ पे नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है, नहीं का, तो इसमें यहाँ पे नकारात्मक नहीं है। ये जो वाक्य है ये नकारात्मक नहीं है। ठीक है, हर कोई बापू को जानता है। इसका विश्लेषण कैसे हो गया, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि हर कोई बापू को जानता है। इसका यहाँ पे नकारात्मकता के रूप में इसका प्रयोग नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ हो गया कि हर कोई बापू को जानता है। उन्हें शायद ही इस घटना की जानकारी हो, शायद उन्हें घटना की जानकारी न हो, ये नकारात्मक शब्द वाक्य है। ठीक है, यहाँ पर नकारात्मकता हमें दिखाई दे रही है। उन्हें शायद ही इस घटना की जानकारी हो, मतलब उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है, शायद उन्हें घटना की जानकारी न हो, इसका अर्थ ये हो गया। वह शायद ही तुम्हें देख सके, शायद उन्हें घटना की जानकारी न हो। वह शायद ही तुम्हें देख सके, वह शायद ही तुम्हें नहीं देख सकता, मतलब इसका अर्थ ये हो गया कि वह शायद तुम्हें नहीं देख सकता। ठीक है, इसका अर्थ क्या बन गया? यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला ही टाइप हो गया है, ये गलत है। तो इसका अर्थ हो गया वह, इसका ये वाक्य है, वह शायद ही तुम्हें देख सके। इसका विश्लेषण क्या हो गया? वह शायद तुम्हें नहीं देख सकता। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया, मतलब ये नकारात्मक वाक्य है। वे लोग शायद ही उधर खेले, वे लोग शायद इधर न खेले। ठीक है, ये वे लोग शायद इधर न खेले, वे लोग शायद ही उधर खेले, ये वाक्य हो गया। और इसमें भी नकारात्मकता है। इसमें क्या है नकारात्मकता? वे लोग शायद इधर न खेले। ठीक है, समझ में आया आपको? आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।